तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी घटना चक्र की पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें हम सारे के सारे अपने पीवाईक्यूज़ को कवर कर रहे हैं जो आपके यूपीपीसीएस 2024 और आरओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड अगर आप कोई और स्टेट पीसीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फॉर से अगर आप आईएएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी का भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें उसके भी पीवाईक्यूज़ को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पीवाईक्यूज़ चेंज होकर पूछते हैं। तो एनवायरमेंट हमने स्टार्ट किया था, ओजोन हम कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, दैट इज़ वाटर कंजर्वेशन। सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका आया था, कौन से ईयर में। 2011 में वर्ल्ड वाटर डे पे क्वेश्चन आया था कि मार्च 22 की अगर आप बात करेंगे तो ये यूनाइटेड नेशंस को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या थी उस बात की अगर आप देखेंगे, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। ठीक है, यानी जो चीज़ इनविजिबल है उसको हम विजिबल करेंगे कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर दिखता नहीं है, उसको हम यूज़ करके उसको डिप्लीट करते जा रहे हैं। फिर 2023 की बात करते हैं तो इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। एंड इस बार की जो थीम आपको देखने को मिल रही है दैट इज़ वाटर फॉर पीस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देन वापस आते हैं अपने नेक्स्ट पे। 2016 का क्या था, बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में था कि बायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो ए बायोटिक दो तरीके की चीज़ें होती हैं। बायोटिक मतलब लिविंग एंड ए बायोटिक आपका जो नॉन लिविंग होता है। तो दो कंपोनेंट्स आपके इकोसिस्टम के होते हैं। तो इसमें पूछा गया था बायोटिक में आप देख सकते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड फिश, ये सारे के सारे बायोटिक हैं। क्यों बेसिकली बायोटिक लिया गया, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। एंड नॉन बायोटिक में कौन आपका आ जाएगा, फ्रेश वाटर आ जाएगा। तो यही आपका था, इसको ऑर्डर आउट करना था। फिर सेंट्रल गंगा अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन था, फरवरी 1985 में बनाया था। पीएम राजीव गांधी जी थे हमारे उस टाइम पे, उन्होंने बनाया था। फिर सितंबर 1995 में इसका नाम चेंज करके नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनआरसीए रख दिया गया था। ठीक, फिर आते हैं आपका यूकेपीसीएस का क्वेश्चन है, यानी उत्तराखंड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट की बात करते हैं 2014, तो उसमें पूछा गया था इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन जो नमामि गंगे है आपका, उसके बारे में है बेसिकली। एंड उस टाइम पे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा आपका प्रोग्राम था। अभी इस बार जब हम बजट वगैरह देखेंगे तो इस बार की चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर लेंगे। फिर आते हैं यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था, क्योंकि पहले मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता था। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी यानी एनजीआरबी, आप देख सकते हैं गंगा के ऊपर ही आपके कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कब आपका लाया गया था, 20 February 2009 में। और कौन से एक्ट के तहत, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो आपका है उसके अंडर में इसको लाया गया था। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट है एनवायरमेंटलिस्ट जो आपके जल पुरुष की बात करते हैं। ठीक है, इनका नाम है एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र शेख। इनको जल पुरुष या वाटर मैन ऑफ इंडिया के द्वारा भी जाना जाता है। कहाँ को बिलोंग करते हैं, अलवर राजस्थान को। इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मिल चुका है 2015 में। एंड रेमन मैग्सेसे 2001 का इनको प्राइज़ मिला हुआ है। देन आते हैं आपके दूसरे पे, वो कौन सी गैस है जो आपके प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज़ होती है। तो आपने देखा होगा बहुत बार बहुत जगह पे अगर कहीं पर कोई ऐसे आपके जो ड्रेनेज पाइप्स वगैरह होती है वहाँ पर आपको ब्लीचिंग पाउडर की खुशबू आती रहती है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का मेन कंपोनेंट अगर आप देखेंगे दैट इज़ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन बेसिकली क्या करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। तो यही वो गैस है जिसको यूज़ करते हैं। नाउ मॉडिफिकेशन इज इन डेजर्ट एरिया इन एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस, यानी जो भी आपके ड्राई एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरियाज़ हैं, एरिड एरियाज़ हैं, वहाँ पर कौन कौन से मॉडिफिकेशन ऐसे होते हैं प्लांट्स में जिसकी वजह से पानी लॉस कम हो, यानी उनमें से पानी कम निकले। तो आपको पता है प्लांट आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी लॉस कर सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो जो उनकी लीव होती है बहुत ही हार्ड और वैक्सी होती है, यानी वैक्सी कवरिंग होती है, इसके थ्रू पानी लॉस नहीं हो पाता है। देन टाइनी, बहुत ही छोटी छोटी, या पत्ते होंगे ही नहीं, आपको थॉर्न के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यानी कांटों के रूप में आपको नजर आ जाएंगे, तो इसलिए पानी वहाँ पर लॉस से बचा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अदर देन पोचिंग रीजंस फॉर डिक्लाइन क्या होता है इन पॉपुलेशन ऑफ गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स। आपकी गैंजेस रिवर डॉल्फिन की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल है। अगर आप देखेंगे इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी अगर आप देखेंगे तो उसको डिक्लेयर किया गया था 2009 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंजेस रिवर डॉल्फिन है। स्टेट एक्वाटिक ऑफ आसाम है, यानी स्टेट एक्वाटिक एनिमल जो है आपका आसाम का, वो भी कौन है, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है। ठीक, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या पूछा गया था कि पोचिंग के अलावा कौन सी रीजन है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, तो क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, यानी जो आप डैम बना रहे हैं रिवर्स में तो इनका मूवमेंट रुक जाता है। फिशिंग नेट जो होती है उसमें बाकी फिशेस को हम पकड़ना चाहते हैं, ये भी ट्रैप हो जाती है तो ये भी मर जाती है। ठीक है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसको यूज़ करने से भी इनका जो है पर्टिकुलर पॉपुलेशन कम हो रहा है। अब कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, 3 इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णपल्ली, सांगू रिवर। तो ये रिवर्स हैं जहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन, इनको टाइगर ऑफ गैंजेस भी कहा जाता है। यानी गंगा की टाइगर कौन है, आपके डॉल्फिन ही हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंडेंजर्ड है। ये मैंने फर्स्ट स्टेटस तीनों की इंप्लाई कर दिया है।
ठीक है, आप नोट्स को जितना छोटा बनाएंगे उतना अच्छा है। एंड अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आई विल शेयर दिस, जो भी आपको नोट्स दिख रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, बिकॉज इसके बाद आपको घटना को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटस है, ये 3 मैंने क्यों लिखा हुआ ताकि आपको याद रहे, 3 तरीके के कन्वेंशन होते हैं। पहला आपका साइट्स होता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, एंड वन आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, लेट मी रिवाइज, ठीक है, वो मुझे याद आएगा तो बताती हूँ। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, ये आपका साइट्स होता है, यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड है। वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ठीक, इन तीनों की अगर आप बात करेंगे तो 3 आपके होते हैं, तीनों में इसका स्टेटस 1 है, यानी शेड्यूल 1 में आपके इसमें आ जाएंगे, इसके अपेंडिक्स 1 में आ जाएंगे, तो यहाँ पर इसको स्टेटस 1 प्रोवाइड किया गया है। ठीक, फिर देखते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड ये आपके प्रोड्यूस करते हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन, और उनको सूसू के नाम से भी जाना जाता है। अब इंडिया में देख लेते हैं क्या प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपको देखने को मिलेगा इनको प्रिजर्व करने के लिए। विक्रमशिला में जो बिहार में है वहाँ पर गैंजेस रिवर डॉल्फिन का आपका सेंचुरी बनाया गया है। 5 अक्टूबर को नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं ताकि हम डॉल्फिन को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप रख सकते हैं अपने पास। देन आते हैं दिस आई विल मेक, है ना, अभी मेरे दिमाग में थोड़ा सा आ नहीं रहा है तो मैं वो याद करके आपको बता दूंगी, अभी माइट भी स्लिप हो रहा है कहीं से। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं नेशनल वाटर मिशन इम्पैक्ट ऑन, अगर आप देख सकते हैं कंट्री, यानी जो भी आपका नेशनल वाटर मिशन है उसका इम्पैक्ट क्या है कंट्री पे, ये पूछा गया था। सो यहाँ पर दिया हुआ था पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या करेगा बेसिकली, इसका ये पर्टिकुलर किसके पार्ट के रूप में काम करता है, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये बेसिकली काम करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इसके आपको पर्टिकुलर इंपैक्ट ही सारे देखने को मिल जाएंगे। और ये आपका कब आया था, 30/6/2008, यानी 30 जून आपका 2008 को ये लाया गया था। अब इसके 5 इंपॉर्टेंट गोल्स है, पहले उसको देखते हैं। डेटाबेस इन पब्लिक डोमेन, इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्स, यानी वाटर रिसोर्स का क्लाइमेट चेंज या पब्लिक डोमेन में किस तरीके से इंपैक्ट होगा। सिटीजन को प्रमोट करना है, स्टेट एक्शन को प्रमोट करना है ताकि हम वाटर कंजर्वेशन कर सकें। ठीक है, उसका कंजर्वेशन, उसका ऑगमेंटेशन, प्रिजर्वेशन कर सके। अटेंशन टू वल्नरेबल ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। उसके बाद जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है, दिस इज वाटर यूज़ एफिशिएंसी। ठीक है, वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्या हो गया, लेट्स से पानी अगर आपको मतलब नहाने के लिए चाहिए, ठीक है, नहाने के लिए आपको 1 लीटर पानी में हो जाएगा, बट होता क्या है इसके साथ में 2 लीटर पानी हम वेस्ट कर देते हैं। हम मग उठाते हैं, मग में हमने एक बार पानी बढ़ा, थोड़ा सा हमारे ऊपर गया, बाकी साइड में बह गया। तो ये क्या है, इसकी वाटर यूज, 3 लीटर में आपने सिर्फ 1 लीटर यूज़ किया, वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत कम है। हमें क्या करना है कि अगर 1 लीटर किसी चीज़ में यूज़ करना है, जैसे इरीगेशन में, खेत में, तो हम 1 ही लीटर को लें। ठीक है, तो उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी बनानी है। प्रमोट बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जो आपका वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको इंक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो भी आपका इंपैक्ट है, ये आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया था। वाटर नीड्स बाय अर्बन बाय रिसाइकिल वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करके अर्बन की जो नीड्स है, यानी जो अर्बन एरियाज हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करना है पानी की। वाटर रिगार्डिंग बेसिकली देखते हैं मैनेजमेंट जो आपको देखने को मिल रहा है कोस्टल सिटीज़ में, बाय अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजिकल यूज़ ऑफ ओशन वाटर, यानी जो भी आपका ओशन वाटर है उसका टेक्नोलॉजिकल यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कोस्टल सिटीज़ में, बेसिकली इसके लिए पर्टिकुलर हमको काम करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके गोल्स थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका यूपीएससी के 2018 का क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैवी सैंड माइनिंग एरियाज, यानी जो सैंड माइनिंग होनी है ना, ये आपकी नदियाँ होती हैं, नदियों में नीचे सेडिमेंट रहता है आपका, यहाँ पर सैंड रहता है, इसको माइन करके निकाला जाता है, मतलब इसको गड्ढा खोद के इसको निकाला जाएगा एक तरीके से। ठीक, तो रिवर के बेड से जो बहुत ज़्यादा सैंड माइनिंग होती है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले इरोजन जितना ज़्यादा होगा, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी पानी की और उतना इरोजन और बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने ये पूरी की चीज़ें क्या करी है, डिस्टर्ब करी है। पहले ये यहाँ पर था तो इसमें से पानी पर्कुलेट हो गया एक तरीके से ना, छन्नी की तरह, सीव की तरह ये जा रहा था नीचे, अब वो नहीं हो पाएगा। दूसरा जो आपका वाटर टेबल है वो लोअर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, एग्रीकल्चरल सॉइल्स की बात करते हैं। ये क्या देखने को मिल रहा है, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, इंप्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाता है। सल्फर की बात करते हैं, ये सॉइल, लिविंग मैटर और एटमॉस्फेयर, यानी आपने साइकिल पढ़ी होगी जैसे वाटर साइकिल होती है। ठीक है, ओशन से पानी ऊपर जाता है, बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, फिर प्लांट्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करते हैं, फिर वो पानी नीचे जाता है, तो एक वाटर साइकिल है। सेम आपकी सल्फर साइकिल होती है। ठीक है, सल्फर साइकिल को वैसे तो सेडिमेंट्री साइकिल कहा जाता है। ठीक है, सेडिमेंट्री बेसिकली वो साइकिल्स होती हैं जिसका मेन पार्ट आपको सॉइल में देखने को मिल जाएगा, बट ये साइकिल जो होती है आपकी लिविंग मैटर, यानी कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू, और एटमॉस्फेयर, तीनों के थ्रू होकर गुजरती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इरिगेशन पे आते हैं। इरिगेशन बेसिकली क्या होता है,
पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप इसमें कर रहे हैं इरिगेशन, तो क्या करेगा, इट कंट्रीब्यूट टू सेलेनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड्स, यानी जो भी आपके एग्रीकल्चर लैंड्स है उसमें सेलेनाइजेशन, उसमें नमक की मात्रा को बढ़ा देगा, ठीक है, फिर आपकी जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। सो दिस इज रिगार्डिंग दैट, जस्ट होल्ड ए सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर दूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, अभी आपने देखा इसके पहले भी हमने पढ़ा था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये यूपीएससी के 2020 में आया था क्वेश्चन, एंड अभी भी न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बार का जो थीम भी है वो भी वाटर फॉर पीस है, ठीक है। सो अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसको लाया गया था। इंडिया में देखेंगे लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में अगर आप इरीगेशन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपका एरिया आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, बेसिकली आपका ग्राउंड वाटर के थ्रू इरीगेशन हो रहा है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलता है। फिर आते हैं आर के क्वेश्चन है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस, इसको कब एनफोर्स किया गया था, 7/12/1977 में, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग दैट। फिर आते हैं वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ये आपका कब लाया गया था, 1974 में, और इसको अमेंड कब किया गया था, 1988 में। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, दिस इज एमपी का। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करते हैं, एस्टिमेटेड इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1984, ठीक, ये सेंट्रल वाटर कमीशन है आपका, आप देखिए ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, एंड दिस इज कमीशन CWC, इसको इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लाया गया था 1984 में, ये आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में। तो डिफरेंस देखते हुए चलिए, अगर एक जैसी बॉडीज़ मिल रही हैं, अगर कन्फ्यूज होने की चांसेस है तो। फिर आते हैं आर्सेनिक पे, आर्सेनिक का कंटेमिनेशन आप देख सकते हैं। आर्सेनिक बेसिकली क्या होता है, ये ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेट, यानी इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये कंटामिनेशन कॉज करता है। सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में देखने को मिलता है दैट इज़ वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसका कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो बिहार की एक सिटी है बक्सर, वहाँ पर आर्सेनिक के जो पर्टिकुलर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा देखा गया, ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग दैट करंट सिचुएशन है। फिर आते हैं यूवी पे, अल्ट्रावायलेट, ये पानी के प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ होती है, ये वही अल्ट्रावायलेट है जो हमने ओजोन में पढ़ी थी, एंड जो आपके ओजोन के थ्रू बेसिकली क्या कर रही थी, पेनिट्रेट कर पा रही थी अंटार्कटिका के ऊपर, और हार्म भी करती है, ठीक है, ये हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को मारने में काम करती है, ठीक है, वाटर में, एंड इसीलिए प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं। एंड डू नॉट चेंज वाटर टेस्ट या ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पानी का टेस्ट और ऑर्डर चेंज नहीं करती है, तो आपको स्टेटमेंट दिया गया था कि ये चेंज करता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इट डजंट चेंज, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट आते हैं डिसइंफेक्टेंट, यानी वही पानी को साफ करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन अभी हम ऊपर देखते हुए आए हैं, तो दिस कुड बी राइट, क्लोरीन कंपाउंड्स जैसे क्लोरामीन हो गया, क्लोरीन डाइऑक्साइड। फिर यूवी रेडियो एक्टिव आयंस हम देख चुके हैं, ओजोन और आयोडीन, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पानी को प्यूरिफाई करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन है। फिर आते हैं नेक्स्ट ग्रीन वॉश की बात करते हैं। नो ग्रीन वॉश क्या हुआ, आपने सफाई करी और ग्रीन सफाई करी, ठीक है, हरी सफाई करी, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बहुत कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको कहा जाता है कि अगर आप इतना एमिशन कर रहे हैं CO2 का या किसी भी हार्मफुल गैस का जो पॉल्यूशन कॉज करती है, तो आपको उतना ही ग्रीन पर्टिकुलर पावर, उतना ही ग्रीन आपको प्लांट या ग्रीनरी आपको फॉरेस्टेशन एक तरीके से करना है ताकि ये दोनों कंपेंसेट हो सके, ठीक। तो कंपनी क्या करती है, या फिर आप फंड दीजिए ताकि हम ये काम करें, तो कंपनी क्या करती है, इनसे बचने के लिए बहुत ही अलग तरीका निकालती हैं, ठीक है, झूठे मूठे प्रॉमिस कर देंगे कि हमने यहाँ पर ये किया है, हमने यहाँ पर पेड़ उगाया, वो किया, तो इस तरीके से कंपनी ने जो अपनी गलती थी उसको क्या किया, वॉश किया, कैसे वॉश किया, ग्रीन के थ्रू वॉश किया, दैट इज ग्रीन वॉश, ठीक है। सो मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का फॉल्स प्रॉमिस करना, यही आपका ग्रीन वॉश है। कंपनी अपीयर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली देन इट रियली इज, कंपनी आपको दिखेगी कि भाई बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट वो एक्चुअल में उतनी होती नहीं है, तो इसी को ग्रीन वॉश कहते हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं आपकी यमुना एक्शन प्लान पे, 1993 में लाया गया था, ठीक है, बायलिटरल है, इंडिया और जापान के बीच में लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसका जो थर्ड आया था वो 7 में 2016 को आया था, किसके अंदर में, नमामि गंगे प्रोग्राम, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देन कमिंग नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की बात करते हैं, जो हमने देखा था नाम बनाया गया था NGRBA, ठीक। ये रिवर बेसिन की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कोई भी प्लानिंग या मैनेजमेंट की यूनिट है वो रिवर बेसिन होता है, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं, रिवर कंजर्वेशन एट नेशनल लेवल, यानी नेशनल लेवल पे आपकी नदियों को बचाने का काम किया जाएगा, ठीक। एंड ये अपेक्स बॉडी है जिसको हेड कौन करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर, यानी अगर आप इसमें रिवर बेसिन या किसी भी गंगा के प्रिजर्वेशन के काम करेंगे तो ये पूरा जितना गंगा आपको रूट दिखेगा, ठीक है, यानी यूपी के थ्रू होते हुए फिर आपको दिखता है, फिर बंगाल में आते हुए पूरा, ठीक है, ड्रेनेज डेल्टा बनाते हुए ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलते ही है, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से बनाती है, तो पूरा जितना ड्यू कोर्स इसका होगा जहाँ से बहेंगी उन पूरे के लिए प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, वो काम आपकी ये अथॉरिटी करेगी, इसको हेड कौन करेगा, PM करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान पे, NLCP पे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है, 2001 में लाया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काट दीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया था मेरे से, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 70-30 का रेशो है। अब ये क्या होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में,
सेंटर आपके पैसे लगाती है, स्टेट भी लगाती है। तो जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं वहाँ पर 70-30 का रेशियो चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं बता दूँ आपको, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में हिमालयन या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं ना, वहाँ पर 90-10 का रेशियो चलता है, ठीक है, कि 90 सेंटर लगाएगा, 10 आपका स्टेट लगाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल ध्यान रखिए 70-30 का रेशियो है, क्योंकि ये भी पूछा गया था। और इसके अंदर में बहुत सारी लेक्स आती हैं जिसको हम अपडेट कर देंगे, बट अभी ध्यान रखिए एमपी में भोज है, वो इसके अंदर में आती है। सुखना लेक आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, चंडीगढ़ में। देन पिचोला लेक, फतेह सागर, ये आपको उदयपुर में, एंड चिल्का आपको उड़ीसा में। ये सारी की सारी एनएलसीपी में कन्वर्ट बेसिकली क्या होती हैं, कवर होती हैं। फिर अजमेर में देखेंगे अन्ना सागर एंड पुष्कर लेक। पुष्कर वही है जहाँ पर मेला लगता है, ठीक है, कैमल बेसिकली कैमल्स ही अगर आप देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा मेला यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी जो है उनकी एकमात्र आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। सो दिस आर सम कल्चरल फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट, ठीक। फिर आते हैं लेक्स श्रंक अप ड्राई इन रीसेंट पास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आपको यूपीएससी का बहुत स्टेट पीसेस पूछते हैं, और यूपीएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। तो ऐसी लेक जो लगातार बेसिकली कम होती जा रही है, ड्राई अप होती जा रही है, सूखती जा रही है। तो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे आपको अराल सी देखने को मिल जाएगी, कहना कुछ इस तरीके से, ऊपर कजाकिस्तान है, नीचे उज़्बेकिस्तान है, इसके बीच में ऐसे अराल सी है, ये होती जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी लेक्स है जो मैं भी इंक्लूड कर दिया है मैंने आपके लिए। लेक उर्मिया आपको ईरान में देखने को मिल जाएगी। डेड सी जो इजराइल जॉर्डन के बॉर्डर में देखने को मिल जाएगी। देन डैम्ड कोलोराडो रिवर पे एक आपको देखने को मिल जाएगी लेक है, और ये आपको यूएस में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद लेक मीड की बात कर रहे हैं। ये लेक मीड क्या है, आपकी डैम्ड है, जो कोलोराडो रिवर पे देखने को मिल जाती है, एंड वन ऑफ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिल जाएगी। फिर लेक पोपो बोलिविया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक चार्ट आपको पता है अफ्रीकन जो आपका कॉन्टिनेंट है उसमें देखने को मिलेगी, और कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर बनाती हैं, चाड, कामरून, नाइजीरिया, नाइजर। तो ये इंपॉर्टेंट आपको लेक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो ये लेक्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं एनएलसीपी नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम पे, जून 2021 में अगर आप देखेंगे तो ये आपका लाया गया था और इंक्लूड किया गया था रिसेंटली। इसमें कौन सी लेक को, भीमताल में, ठीक है। अभी हम जब अपना करंट कवर करेंगे तो हम उसमें देख लेंगे कि कौन सी अभी इंक्लूड की गई, क्योंकि एनएलसीपी में बहुत सारी लेक्स हो चुकी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ उसको कवर नहीं किया। सो दिस इज रिगार्डिंग आपके किसके बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कोई भी और किसी तरीके का असिस्टेंस चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।